नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सर्विस पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसा कि आपको सोशियोलॉजी से संबंधित हमारी जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है सोशियोलॉजी की, उससे संबंधित विभिन्न विभिन्न आपको वीडियो क्वेश्चंस के फॉर्म में और उसका डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किया जा रहा है और वो आपको बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि आपको आज से कुछ हमारे जो सामाजिक थिंकर हैं, सोशल थिंकर हैं, चाहे वो आधुनिक हों, चाहे क्लासिकल हों, चाहे वो वर्तमान आधुनिक, चाहे वो उत्तर आधुनिक हों, संरचनावादी हों, उत्तर संरचनावादी हों, उपनिवेशवादी हों आदि विचारकों के संबंध में आपको मैं, चाहे वो डायरेक्टली ऐड हो हमारे सिलेबस से या इनडायरेक्टली, लेकिन उनका ये चीज़ संबंध जरूर रहेगा कि चाहे वो आधुनिकता से संबंधित हो, चाहे संरचनावाद से संबंधित हो, उत्तर संरचनावाद से। ठीक है। अब आपको फ़र्क दोनों में ये रहेगा कि जो डायरेक्ट रूप से हमारे सिलेबस से जुड़े रहेंगे थिंकर्स, उनसे तो हमारा क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल आएगा क्योंकि उनको डायरेक्ट लिख के दिया है। लेकिन उसके साथ हमारे जो संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद या पूंजीवाद और क्या कहेंगे मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, इससे जो संबंधित हैं इनडायरेक्ट जो हमारे थिंकर हैं जिनका मेंशन नहीं किया गया सिलेबस में, उनसे भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है। तो उनके बारे में भी मैं आपको क्वेश्चंस, उनको भी मैं आपको ये बुकों के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा कम हो पा रहा है लोगों को बुक मिलना। तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ और आज मैं इस वीडियो में एडोर्नो के संबंध में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो एडोर्नो, जैसा कि इनका पूरा नाम क्या है, थियोडोर वेशनग्रैंड एडोर्नो इनका पूरा नाम है। ये जर्मनी के सामाजिक शोध के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के एक अग्रणी दार्शनिक और सामाजिक वैज्ञानिक थे। इनके अपार ज्ञान के लिए इनकी काफ़ी समाज में क्या थी, ख्याति प्राप्त थी इन्हें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, दो तरीके से क्वेश्चंस आपका आएगा। एक तो पूछेगा कहाँ के हैं ये एडोर्नो, जर्मनी के हैं, और दूसरा आपसे ये भी पूछेगा कि ये किस प्रकार के विचारक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर आधुनिक विचारक है और उत्तर आधुनिकता में नव मार्क्सवाद, यानी ये नव मार्क्सवादी हैं, नव मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी परंपराओं की जो आलोचना हुई है या मार्क्सवाद की जो आलोचना हुई है उसमें फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण रोल है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको पहला क्वेश्चन मैंने आपको कैसे बता दिया कि आपका क्वेश्चन किस तरह के आएगा। एक तो आएगा एडोर्नो कहाँ के हैं, तो जर्मनी के थे और ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय होता क्या है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के संबंध में अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय ये जर्मनी में ही जन्म हुआ था स्कूल, और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में हुई थी। और एक शोध संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था, जिसका मुख्य कार्य था मार्क्सवादी चिंतन प्रक्रिया। मैंने कहा मार्क्सवादी चिंतन प्रक्रिया, इसका मुख्य कार्य यही था कि मार्क्सवाद, जो मार्क्स की जो विचारधारा थी, जो मार्क्स की विचारधारा थी उसके बारे में क्या करना, उसके बारे में चिंतन करना, मार्क्सवादी जो विचारधारा थी। ठीक है, मार्क्सवाद। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इनके अलावा भी कुछ हमारे नव मार्क्सवादी विचारक हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके अलावा, एडोर्नो के अलावा बेंजामिन, ई फ्रॉम, होरखाइमर, मार्क्यूज आदि भी इससे संबंधित हैं। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या इनके बारे में है, इन्होंने दर्शन और समाज विज्ञान के अतिरिक्त मनोविज्ञान, संगीत शास्त्र, सांस्कृतिक आलोचना और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित विषयों पर भी काफ़ी कार्य
किया। इनका मुख्य कृतियाँ निबंधों और सूक्तियों के रूप में हैं। इनकी रचनाएं काफ़ी जटिल, दुरूह, कठिन विचारों से भरी पड़ी हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें आपसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए देखिए मैं सिर्फ रीडिंग करते जा रहा हूँ। जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ज़रूर देंगे और उसके बारे में डीपली बताऊँगा। इसके साथ आगे चलते हैं। समाजशास्त्रियों के लिए इनकी प्रमुख कृति, एक इनकी प्रमुख कृति थी, कौन थी? अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। इनकी प्रमुख कृति अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसने अन्य समाजशास्त्रियों को क्या किया, काफ़ी प्रभावित किया। इस पुस्तक में इन्होंने क्या चीज़ वर्णन किया है? इन्होंने सत्तावादिता की वैज्ञानिक जड़ों का आनुभविक और सैद्धांतिक आधार पर खोज करने का प्रयास किया है। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि अगर आप अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी में अगर आप अधिनायक शब्द अगर आप लेते हैं, तो अधिनायक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अधिनायक यानी एक ऐसा नायक जिसके हाथ में सत्ता क्या होती है? केंद्रीभूत होती है, यानी जिसके अनुसार ही अन्य समाज के अन्य व्यक्ति क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं, तो ये अधिनायक होता है। तो अधिनायकवादी जो व्यक्तित्व है, इसके संबंध में इन्होंने एक पुस्तक ही लिख दिया कि अधिनायक किस प्रकार होता है, किस प्रकार लोगों पर उसका नियंत्रण होता है। ये सब सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस बुक में दिया। और इस बुक में ये भी, और वो जो डिस्क्रिप्शन था वो आनुभविक, अनुभव आधारित और सैद्धांतिक उसका बेस था। यानी ये ऐसे सामान्य विचार नहीं थे, बल्कि ये वैज्ञानिक विचार थे अधिनायकवादी के संबंध में। यानी अधिनायकता की अधिनायकता के संबंध में विभिन्न विभिन्न विचारों की खोज इन्होंने नए नए किए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसके संबंध में। एडोर्नो मार्क्सवाद से घनिष्ठ रूप से प्रभावित थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अनुयायी थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये टिक करिएगा जरूर। ठीक है, ये इनके बुक थी महत्वपूर्ण, इसको आप ये ध्यान रखिएगा जरूर। ठीक है, ये मार्क्सवाद से घनिष्ठ रूप से प्रभावित थे। क्यों थे? क्योंकि आप देख रहे हो कि नौ मार्क्सवाद, मेनली जो नौ मार्क्सवादी हैं उनका जो अध्ययन केंद्र था वो जनरली कौन था? आप देख रहे हो कि जो हमारा ये क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, ठीक है, उससे संबंधित हैं। इसी के आधार पर इन्होंने सामाजिक अध्ययनों, विशेषतः सिद्धांतों पर तीव्र प्रहार किया, जो वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के आवरण पर लिपटे हुए थे। यानी ये उन रूढ़िवादी विचारों का एडोर्नो ने उन रूढ़िवादी विचारों का खंडन किया है जो वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता को क्या करते हैं? ओझल करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब उसे एक कहेंगे, उससे लिपट कर उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिद्धांत किसी काम के नहीं। ये सिद्धांत कौन? रूढ़िवादी सिद्धांत किसी काम के नहीं, क्योंकि इस समाज के बदलने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते। आप देखते हो कोई चीज़ बहुत जड़ होती है, मतलब कि वो हमेशा बनी की बनी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी चीज़ समाज के लिए क्या आवश्यक है? तो इनका मानना था नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ समाज में बदलाव करने के लिए आतुर ही नहीं होता है या उसके लिए लायक ही नहीं होता। और क्या करेगा? समाज में जो व्यवस्था चली आ रही होती है वही व्यवस्था बनी रहती है हमेशा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? परिवर्तन होना आवश्यक है। और लेकिन परिवर्तन का विरोध करती है ये रूढ़िवादी सिद्धांत, ये उदाहरण है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एडोर्नो का जन्म फ्रैंकफर्ट के यहूदी परिवार में हुआ था। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा है डिस्क्रिप्शन तो मैं पढ़ लेता हूँ इनके संबंध में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडोर्नो का जन्म फ्रैंकफर्ट के यहूदी परिवार में हुआ था, किंतु बाद में एडोर्नो ने प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार कर लिया। देख रहे हो, पहले इनका यहूदी कैथोलिक में हुआ था, इनकी माता कैथोलिक थी, और प्रोटेस्टेंट धर्म इन बाद में इन्होंने अपना लिया। अपनी शारीरिक शिक्षा पूरी करने के बाद फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में आ गए, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत की शिक्षा ग्रहण की। सन 1924 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की और 1925 में हुए संगीत संयोजन की शिक्षा के लिए वियना चले गए। और वियना केंद्र अतर्क बुद्धिवाद के लिए प्रसिद्ध है वियना। ठीक है, आई होप ये इतना समझ आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए इनके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बुकों का हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बुकें, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोर्नो की पहली पुस्तक कौन थी? द ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी यानी अधिनायकवादी व्यक्तित्व।
प्रिज्म ये भी बुक थी। डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट ये महत्वपूर्ण बुक है। द जॉर्गन ऑफ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक यही थी जो अन्य समाजशास्त्रियों या मार्क्सवादी विचारों को या नव मार्क्सवाद को क्या किया, प्रभावित किया है। मिनिमिया मोरेलिया ये इनका साहित्य अवलोकन था। और इसके साथ जॉर्गन ऑथेंटिसिटी मैंने बता ही दिया। इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ म्यूज़िक ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार आ चुका है। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कल्चर इंडस्ट्री, कल्चरल इंडस्ट्री यानी इसी पुस्तक के अंतर्गत ही इन्होंने संस्कृति, जो सांस्कृतिक यानी जो सामान्य व्यवहार होते हैं उसे एक उद्योग का दर्जा दिया है। यानी जो भी सांस्कृतिक व्यवहार, जैसे जीवन शैली, खान पान, जो भी रहन सहन, जो भी पहनावा आदि जो चीज़ें हो गई हैं वो सब सारी एक औद्योगिक वस्तु हो गई है, ठीक है, बिकने वाली, ठीक है, जिसका मूल्य लग सकता है। ये सब सारी चीज़ों पे, विशेषताओं पे इन्होंने बात इस पुस्तक में की है, कल्चरल इंडस्ट्री। आई होप समझ में आ गया होगा, इतनी पुस्तकें आपने देख ली होगी। आइए हम आगे चलते हैं, कुछ हम इसके बारे में और डिस्क्रिप्शंस लेते हैं। सॉरी, हाँ, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, अब इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। तो ये लॉसरफेल्ड, पॉल रॉसरफेल्ड ये अस्तित्ववाद के विचारक हैं। लॉसरफेल्ड के सानिध्य में रेडियो रिसर्च प्रोजेक्ट पर क्या किया था, कार्य किया था इन्होंने। लॉसरफेल्ड ने रेडियो रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य किया था। किसके सानिध्य में रहकर कार्य किया था, लॉसरफेल्ड के। लॉसरफेल्ड अमेरिका में रहते हुए उन्होंने कई शोध योजनाओं पर भी कार्य किया। मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद भी वे पुनः पश्चिमी जर्मनी लौट आए और फ्रैंकफर्ट शोध संस्थान के तत्कालीन निदेशक और खाइमर के सेवानिवृत्त होने के बाद वे इस संस्थान के सन 1959 में निदेशक बन गए, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतनी तेज़ी से बढ़ गया। अब यहाँ पे बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रेडियो प्रोजेक्ट पर जो कार्य किया था वो किसके सानिध्य में होकर कार्य किया था, तो किसके सानिध्य में, लॉसरफेल्ड के, ओके। अब बात आती है आगे कि ये एडोर्नो समाजशास्त्रियों के बीच आधुनिक समाज की जनपुंज संस्कृति, मास कल्चर की अपनी आलोचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी इन्होंने जो जनपुंज जो संस्कृति थी इसकी विशेषता के लिए उनकी आलोचना की थी, संस्कृति की, मास कल्चर की, यानी जो जन समाज आधारित जो भी कल्चर है, संस्कृति है, उसकी आलोचना के लिए सुप्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने इस संस्कृति को, जो संस्कृति थी ये मास कल्चर, इसे सांस्कृतिक उद्योग का कार्य और जनसमूह के जोड़ तोड़ की उपज माना है। इस संस्कृति को यानी सांस्कृतिक उद्यम, यानी ये खरीद फरोख्त पर आधारित है और जनसमूह के द्वारा, और जन संचार इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसे सांस्कृतिक उद्योग बनाने में, ठीक है। संस्कृति को सांस्कृतिक उद्योग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक इन्होंने किसको माना, जन संस्कृति को माना, जन संचार साधनों को माना है, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं कि उन्होंने एक स्थान पर संकेत भी दिया है, देखिए लिखिए कि सांस्कृतिक जो उद्योग के भीतर हमारी नई सांस्कृतिक पदावली दुर्भेद हो जाती है। देखिए सांस्कृतिक उद्योग, आपने देखा होगा कि इसी संबंध में बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए अगर आप सामान्य रूप में संस्कृति को देखते हैं तो सामान्य व्यवहार होते हैं, लेकिन जब वो सामान्य व्यवहार संस्कृति आधुनिक संदर्भ में जब देखी जाती हैं, उत्तराधुनिक में, तो वो क्या हो जाती हैं, वो सामान्य व्यवहार नहीं रह जाता है। मतलब इसका आशय ये है कि इन्होंने सांस्कृतिक उद्योग में संस्कृति को बताया है कि संस्कृति अपने एक्चुअल स्वरूप में कुछ है और बाहरी तौर पे कुछ और है, तो उसे एक आकर्षक का बिंदु या बाहरी तौर पे उसे एक सामान्य से विशिष्ट वस्तु बनाने में जन संचार साधनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे आप देखते हो कि ऊपर से कोई चीज़ दूसरी हो, दिखावटी जिसको बोलते हैं, दिखावटी रूप, मतलब एक्चुअलिटी उसकी कुछ है और दिख कुछ रहा है, ये चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि नई सांस्कृतिक जो शब्दावली दुर्भेद हो जाती है, चीज़ों से जुड़े जो ब्रांड और लेबल हैं वो दुर्बोध पदावली हैं। ये पदावली उन चीज़ों पर कोई रोशनी नहीं डालती हैं जिन पर ये चिपकी होती हैं। ये वस्तुओं से हमारे सत्य संबंधों के खिलाफ पर्दे का काम करती हैं, देख रहे हो। मतलब जो वस्तु होती है, सांस्कृतिक जो वस्तु है, उन वस्तुओं पर ये जनसंचार साधन एक पर्दे का काम करता है।
मतलब वो उसकी एक्चुअलिटी को छिपाने का काम करता है। ये चीज़ें हैं। विवेक सामाजिक कर्ता और उपभोक्ता के बीच भेद मिटा देती है। देख रहे हो, सामाजिक कर्ता और उपभोक्ता के बीच भेद मिटा देती है। और एडोर्नो आगे कहते हैं कि उपभोक्ता पूंजीवाद में बिना सोचे विचारे, उपभोक्ता जो है पूंजीवाद में बिना सोचे विचारे चीज़ों की स्वीकृति विज्ञापन को स्वयं समग्रतावादी बना देता है, मतलब उसे उत्कृष्ट बना देता है। मतलब वो उसकी एक्चुअलिटी को ना जानते हुए और उसकी जो ऊपरी जो दिखावटी स्वरूप है उसी को यथार्थ रूप मान लेता है। ठीक है। आधुनिक समाज की आलोचनाओं में उन्होंने जनसंचार, जैसा कि मैं आपको ऊपर ही बता दिया कि इन्होंने आधुनिक समाज की जो आलोचना में जो सांस्कृतिक उद्योग की जो आलोचना की है, जो संस्कृति की आलोचना की है, उस संस्कृति को एक उद्यम बनाने में जनसंचार साधनों को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्तियों के ऐसे जनपुंज समाज मास सोसाइटी की रचना होती है जो दमनात्मकता और यथा स्थितिवादी मानवीयता को प्रोत्साहित करता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आधुनिक संस्कृति के विश्लेषण में एडोर्नो ने एक ओर अस्तित्ववाद की व्यक्तिपरकता तो दूसरी ओर विज्ञानवाद की वस्तुपरकता से बचने का प्रयास किया है। अस्तित्व, जैसे जैसे वे आधुनिक विश्व के प्रति निराशावादी होते गए, उन्होंने अपने विचारों में संशोधन किया और आधुनिकता के बारे में उनका सर्वाधिक स्पष्ट वक्तव्य हमें उनकी पुस्तक मिनिया मोरेलिया में देखने को मिलता है। देख रहे हो, मतलब इन्होंने जो आधुनिक विश्व के संबंध में जो एक निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न किया है, उसका इन्होंने व्याख्या ये अपनी पुस्तक मिनिमा मोरेलिया में वर्णित किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एडोर्नो आधुनिक आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रणेता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एडोर्नो क्रिटिकल जो थियरी के प्रणेता रहे हैं। उनकी प्रमुख रुचि आमूल परिवर्तन यानी रेडिकल चेंज में थी। रेडिकल चेंज क्या होता है? आमूल परिवर्तन यानी व्यवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तन। व्यवस्था कोई भी व्यवस्था है जिसके पूर्ण स्वरूप में ही परिवर्तन हो जाए और अन्य स्वरूप में वो चेंज और अन्य स्वरूप वो धारण करे, तो ये अमूल परिवर्तन होता है। यानी अमूल चूल परिवर्तन, नींव ही परिवर्तित हो जाए। ठीक है, किंतु उन्होंने अनुभववाद और कठोर अनम्य वैज्ञानिक विधियों को अमूल परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए अनुपयुक्त माना। देख रहे हो, इन्होंने अनुभववाद जो था और कठोर और अनम्य जो वैज्ञानिक विधियां थीं उनको इस परिवर्तन के लिए अनुपयुक्त माना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहूँगा कि जो वैज्ञानिक विधियां हैं, जैसा कि आपको पता है, जो विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान क्या है? हमेशा चेंजेबल है, चीज़ें चेंज होते रहता है, लेकिन इन्होंने इसको नकार दिया है कि इसके द्वारा परिवर्तन होगा या आमूलचूल परिवर्तन होगा। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। आइए आगे चलते हैं। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि अब तक सभी दार्शनिक तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में किसी ऐसे नितांत आद्य तर्क को खोजने में लगे रहे हैं जिनके आधार पर संपूर्ण सृष्टि का विश्लेषण किया जा सके, किंतु उनका यह प्रयास निरर्थक रहा, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई मूल तर्क संभव ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि अब तक कोई ऐसा तर्क खोज ही नहीं मिल पाया है, चाहे वो तत्व मीमांसा में हो चाहे वो ज्ञान मीमांसा में। अब तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा क्या होता है, यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा तत्व मीमांसा क्या होता है। जो तात्विक तत्व में यहाँ पे मेटाफिजिकल, जो भौतिक स्वरूप पर बल देता है, यानी जो भौतिक स्वरूप की विवेचना विचार पर बल देता है, तत्व मीमांसा है। और ज्ञान मीमांसा जो ज्ञान संबंधी खोज के जो ज्ञान संबंधी वर्णन करता है, यानी ज्ञान संबंधी विचार विमर्श, ज्ञान की कैसे उत्पत्ति हुई, ज्ञान की कैसे प्राप्ति होती है, ज्ञान का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कारण क्या है उत्पत्ति के, आदि आदि, ये मीमांसा के अंतर्गत। तो तत्व मीमांसा भौतिकता पर बेस्ड है और ज्ञान मीमांसा ज्ञान पर। ओके, तो इस संदर्भ में भी इनका कहना है कि इसमें इस क्षेत्र में भी ऐसा कोई तर्क खोजा नहीं जा सका है जो संपूर्ण सृष्टि का विश्लेषण कर सके, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि का विश्लेषण किया जा सके, ऐसा इनका मानना था। यही नहीं, यह प्रयास खतरनाक भी है, क्योंकि यह मानव को जड़ वस्तु बनाकर सभी को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश करता है, जो सर्वाधिकार टोटलिज्म का रूप धारण करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको एडोर्नो से संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल गई होंगी, विचार इनके संबंध में आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी नए हैं वो जुड़ सकते हैं इसमें, और इसे शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं शुरू में ही बताया कि आपको ऐसे ही विभिन्न विभिन्न विचारकों के से संबंधित आपको 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन आंसर का जो है वो सीरीज़ वो हमारा 2 चलेगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। 2 वीडियो आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, और वो क्वेश्चन आंसर किससे रिलेटेड है, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ कि हमारी मॉर्निंग की जो क्लास होती है जूम ऐप पे, जो ऑनलाइन क्लास है, उस ऑनलाइन क्लास को ही टारगेट करके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और उससे संबंधित व्याख्या। तो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग की क्लास होती है जूम ऐप पे, ओके। और इसके लिए आपको कांटेक्ट करने के लिए 98, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9807781640, ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।